हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। आज करने जा रहे हैं हम लोग अपने सीयूईटी पीजी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। अगर आप लोगों को याद होगा पिछला क्लास, तो पिछला क्लास हमने देखा था एंडोजेनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में कि पृथ्वी के जो अंदर के बल है, अंदर की शक्ति है, वो लैंडफॉर्म का कैसे निर्माण करता है। जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने फोल्ड्स के बारे में देखे थे, फॉल्ट के बारे में देखा था, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज का जो क्लास है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में लैंडफॉर्म का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। तैयार हैं आप लोग? बैठ जाइए सीधे एकदम अच्छे से, पढ़ने वाले मूड में, ये नहीं कि मजे करने वाले मूड में बैठे हुए हो। चलो शुरू करो। अगर याद है तुम लोगों को पिछला क्लास, तो मैंने यहाँ पे ऐसे बाउंड्री बनाया था। इसमें हमने कहा था कि ये वाला साइड हम लोग करेंगे। उसमें से भी हमने कहाँ पे फोकस किया था, ये, और उसमें भी हमने कहाँ पे फोकस किया था, इसको फोकस किया। ठीक है, उसके अंतर्गत भी हमने आपको ये बताया था कि फोल्ड एंड फॉल्ट का निर्माण कैसे होता है। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी कि टेंशन से क्या होता है, कंप्रेशन से क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लिखी थी। यहाँ पे आए तो हमने कहा था कि कॉन्टिनेंट मूवमेंट फोर्सेस होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। इसमें मैंने कहा था कि आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये याद रखना है कि एपेरोजेनिक में अपवर्ड रैपिंग और डाउनवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दो चीजें होती होंगी, ये आपको याद करना था। उसके बाद हमने कहा था कि ये वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये वाला काम हम लोग करेंगे बाद में, जब हम लोग डिजास्टर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो एक साथ ही ये सारे टॉपिक्स को हम लोग लेके आएंगे कि सडन मूवमेंट में अर्थक्वेक, वोल्केनो या फिर सुनामी, ये सारी चीजों का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या इससे इंपैक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे, डिजास्टर वाले टॉपिक में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी हमने क्या देखा था, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट में एपियोजेनिक, ओरोजेनिक सुना था, अपवर्ड डाउनवर्ड सुना था, टेंशन एंड कंप्रेशन सुना था। यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर तुमसे कहीं पूछा जाए प्राइमरी लैंडफॉर्म, तो ये एपिरोजेनी के कारण जितने भी लैंडफॉर्म बने होते हैं उनको प्राइमरी लैंडफॉर्म कहते हैं। खास करके कौन से, हमारे महाद्वीप और हमारे महासागर जो हैं इसके अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा हो सेकेंडरी लैंडफॉर्म, तो ओरोजेनिक प्रोसेस के कारण, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग के कारण जो भी लैंडफॉर्म बन रहे हैं, वो सारे द्वितीयक सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स में आएंगे। और ये सब जब चीजें बन गई, ओरोजेनी या पेरोजेनी हो गया, उसके बाद वेदरिंग और इरोजन की प्रक्रिया ने काम किया, एक्सोजेनिक प्रक्रिया ने काम किया। एंड एक्सोजेनिक प्रक्रिया के कारण जो बने हुए लैंडफॉर्म होते हैं उसको टर्शरी लैंडफॉर्म कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी लैंडफॉर्म, तो आपको देखना है कि वो एंडोजेनिक से बना है कि एक्सोजेनिक से बना है। अगर एक्सोजेनिक से वो बना होगा, बहिर्वर्ती बलों के कारण बना होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शरी लैंडफॉर्म, तृतीयक। हम इसको लैंडफॉर्म स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ गए? अब देखो, यहाँ पे दो चीजें होती हैं जब तुम एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की बात कर रहे होते हो, तो क्या हो रहा होता है इस पे अभी अभी मत ध्यान देना, अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं इस पे। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में जितने भी लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, वो दो तीन प्रक्रियाओं के कारण होता है। उसमें से एक है वेदरिंग, ठीक है, एक है इरोजन, और एक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, और एक है हमारा डिपोजिशन। ठीक है, परिवहन, निक्षेपण, अपर्दन, इसके कारण क्या होता है, हमारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में एक्सोजेनिक लैंड मास का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। अब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में क्या आते हैं, सबसे पहले एक टर्म जानो, डिन्यूडेशन। ठीक है, डिन्यूडेशन क्या होता है कि ये हमारा लैंड सरफेस है, मान लो कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा, बाहरी एजेंट्स के द्वारा, जब ये लैंडफॉर्म का लेयर नीचे जाता जाए, नीचे जाता जाए, नीचे जाता जाए, यानी लैंड सरफेस जब लोअरिंग हो रहा होता है, वो जब कट कट के नीचे जा रहा होता है, तो उस प्रक्रिया को डिन्यूडेशन की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, अब डिन्यूडेशन क्या है, इसी के साथ एग्रेडेशन भी होता है। एग्रेडेशन मतलब वो कहीं जाके जमा हो रहा है, लेकिन मूल रूप से हमको क्या समझना है, डिन्यूडेशन क्या होता है। डिन्यूडेशन का मतलब एक लैंड सरफेस है, उसका कटाव होकर वो नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। इस प्रक्रिया को तुम लोग डिन्यूडेशन कह रहे हो। इसके अंतर्गत ये चार पांच चीजें आती है। वेदरिंग आता है, मास वेस्टिंग आता है, इरोजन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, और डिपोजिशन। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे कोई कि डिन्यूडेशन में क्या क्या चीजें शामिल है, तो वेदरिंग शामिल है, मास वेस्टिंग शामिल है, इरोजन शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, एंड डिपोजिशन शामिल है। अब देखो वेदरिंग क्या है, अगर आम शब्दों में कहे तो इन सितु डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। मान लो कि ये चट्टान है,
इसमें क्रैक्स आ गए, ये टूट फूट के वही पड़ा हुआ है, तो इस प्रक्रिया को तुम लोग कह रहे हो वेदरिंग, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ हो जाए, हवा चल जाए, पानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, और ये जो टूटे हुए पदार्थ हैं यहाँ से मूव कर जाए, या मूव करते ही हुए टूट रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इरोजन। इसके यहां से दूसरी जगह मूव करने की प्रक्रिया क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन। और ये कहीं जाके जमा हो गया तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। मास वेस्टिंग क्या है? पृथ्वी के लेयर का टूट के बहुत बड़े हिस्सों का वहां से अलग हो जाना, हट जाना, वो प्रक्रिया को हम लोग मास वेस्टिंग कहते हैं, जिसमें कि सॉइल क्रीप, लैंडस्लाइड जैसी है, ये सारा किस में आता है? ये हमारा मास वेस्टिंग में आता है। इसीलिए मास वेस्टिंग में हम उस समय पढ़ रहे होंगे जबकि कब क्या देख रहे होंगे? डिजास्टर देख रहे होंगे। लेकिन याद ये रखना है कि जो मास वेस्टिंग की प्रक्रिया है वो मूल रूप से एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के कारण होती है, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है हम लोगों का कि एंडोजेनिक प्रोसेस जो तुम्हारा है उसका ड्राइवर कौन है? उसका ड्राइवर कौन है? कौन उसको कार चला रहा है एंडोजेनिक प्रोसेस को? तो तुम लिख देते हो कन्वेक्शनल करंट, है ना, कन्वेक्शनल करंट तुम लिख देते हो। लेकिन कई बार तुमसे पूछता है कि एक्सोजेनिक ये जो प्रोसेसेस हैं इसका ड्राइवर कौन है, ये किसके कारण हो रहा है? तो इसके ड्राइवर होते हैं बहुत सारे एजेंट। इन ड्राइवर्स को क्या कहते हैं? बहुत सारे एजेंट। कौन कौन है? बहता हुआ पानी, चलता हुआ हवा, समुद्र की लहरें, ठीक है, ग्लेशियर्स और लाइमस्टोन रॉक, या फिर जिसको हम लोग कार्स्ट कहते हैं। अब ये सारा जो ड्राइव हो रहा होता है ये कहीं ना कहीं सन के इंपैक्ट में ये काम कर रहा होता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो ड्राइवर ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स है, जो मेजर फोर्स वर्किंग बिहाइंड एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, वो हमारा कौन है? वो हमारा है सन, द सोलर एनर्जी। समझ में आया? ये स्लाइड देखिए एक बार जल्दी से, क्या क्या बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे। आगे देखो, जब तुमने डेन्यूडेशन की बात की तो एक टर्म तुम्हें उसके साथ पता होना चाहिए, बेस लेवल। बेस लेवल का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जेडब्ल्यू पॉवेल ने दिया था। बहुत बार ये क्वेश्चन नेट में भी आता है, सीयूईटी में आता है, सब जगह आता है। इनका फेवरेट क्वेश्चन है कि बेस लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जेडब्ल्यू पॉवेल ने दिया। क्या होता है? अभी मैंने डेन्यूडेशन में क्या कहा था कि ये लैंड सरफेस है, ये नीचे डिक्लाइन होता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा। तो ये जो लोअरिंग ऑफ हमारा लैंड फॉर्म है या फिर द लोअरिंग ऑफ लैंड मास है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? उसको हम लोग कह रहे हैं डिन्यूडेशन। लेकिन ये डिन्यूडेशन कहां तक होगा? एक स्तर होगा ना जिसके नीचे वो कटाव नहीं हो सकता, वो लेयर हटना एक स्तर होगा ना, एकदम कोर तक ही वो होता रहेगा। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई यहाँ लैंड फॉर्म है उस पर एक्सोजेनिक फोर्स काम करके करते करते जाएगा तो वो कोर तक पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं है। एक लेवल होगा जहां तक कि वो काट पाएगा। तो वो लेवल जिसके नीचे डिन्यूडेशन नहीं हो सकता, जिसके नीचे लैंड फॉर्म कट नहीं सकता, उस लेवल को कहते हैं बेस लेवल, ठीक है। अब ये जो बेस, समझे कि नहीं समझे? वो स्तर जिसके नीचे डिन्यूडेशन नहीं हो सकता, इरोजन, वेदरिंग, ये सारी प्रक्रियाएं जिसके नीचे नहीं हो सकती, उस लेवल को क्या कह रहे हैं? बेस लेवल कह रहे हैं। अब ये बेस लेवल यूनिवर्सल हो सकता है या फिर ये बेस लेवल लोकल हो सकता है। तो ये यूनिवर्सल बेस लेवल है वो हमारा ओशन। तो ऐसा माना जाता है कि ओशन का जो लेवल है उसके नीचे कोई भी अपर्दन डिन्यूडेशन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। जैसे एक नदी बह रहा है तो वो कटाव कहां तक कर सकता है? जब तक वो हमारे ओशन के लेवल से ना मिल जाए। लेकिन हो सकता है कि लोकल बेस लेवल, वो नदी जो है जो बह रही है वो समुद्र तक जाता ही ना हो, वो किसी और नदी में मिल रहा हो, वो किसी और लेक में मिल रहा हो, तो उस केस में जो वो लेक का लेवल होगा उस लेवल को हम लोग लोकल बेस लेवल कहते हैं। तो बेस लेवल कितने तरह के हो सकते हैं? दो लेवल के, यूनिवर्सल एंड लोकल। होता क्या है? वो लेवल जिसके नीचे डिन्यूडेशन नहीं हो सकता। डिन्यूडेशन क्या हो सकता होता है? पृथ्वी के परत का नीचे तक कटते जाना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिन्यूडेशन कहते हैं। इतनी समझ में आ गई बात? इतनी समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं आगे। क्या क्या टर्म जानना है तुम लोगों को? वेदरिंग क्या होता है? तुमको ये जो चार चीजें हैं हम लोग पढ़ेंगे। वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है, और ये कैसे कैसे होता है, ये हमारा मूल काम है। ओके, अब देखो वेदरिंग क्या है। वेदरिंग होता है चट्टानों का इन सीतु विघटन सॉरी चट्टानों का इन सीतु विघटन। इन सीतु का मतलब क्या है? इन सीतु का मतलब है उसी स्थान पर जहां पर वो है। जैसे ये रॉक देखो, ये रॉक तुम्हें दिख रहा है, एक
इस रॉक में क्रैक्स दिख रहे हैं। अब जब ये क्रैक्स हुआ होगा तो इसके अंदर के जो छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स होंगे या छोटे छोटे कण होंगे वो भी टूटे होंगे। अब वो टूट के कहाँ है, वहीं पड़ा हुआ है ना। तो ये क्या हुआ, ये रॉक यहाँ है, इन सीटू है, उसी स्थान पे है। ये टर्म याद रखना, इन सीटू बार बार याद रखना, उसी स्थान पर विघटन। ठीक है, जब कोई रॉक, जब कोई पत्थर अपने स्थान पे पड़े पड़े उसमें टूट फूट हो एंड टूटा फूटा जो मटेरियल है वो भी क्या है, वहीं पे पड़ा रह जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। इन वेदरिंग देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व। जब वेदरिंग की प्रक्रिया होती है तो किसी भी प्रकार के कणों का, कौन से कण जो यहाँ पे विघटन हुए हैं, जो यहाँ पे टूटे हैं, इन कणों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। ये उठ के एक जगह से दूसरे स्थान पे नहीं जाते, जहां पे है वहीं पे रहेंगे। मैं यहीं रहूंगा, चाहे मुझे बर्बाद कर दो, तोड़ दो, जो मर्जी कर दो, मैं यहीं रहूंगा। जब ये रॉक यहीं रहेगा तब ये रॉक, और टूटेगा तो वेदरिंग होगा। वेदरिंग को क्या क्या कंट्रोल करते हैं, वो तो इरोजन को भी करते हैं, लेकिन क्या क्या कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स, ये याद रखना है तुम लोगों को। रॉक का स्ट्रक्चर, हार्ड रॉक है तो बहुत टाइम लगेगा उसको वेदरिंग होने में, सॉफ्ट रॉक है तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। मान लो नीस है ना, या ग्रेनाइट है तो बहुत टाइम लगेगा। अब बताओ ग्रेनाइट किस प्रकार का रॉक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक। अगर वही लाइमस्टोन है, सॉफ्ट रॉक है, तो जल्दी टूट जाएगा। क्लाइमेट कैसा है, क्या वो पूरी तरह से ड्राई है या पूरी तरह से वेट है या बारिश होती है ना, कैसा वो है उस पर डिपेंड करेगा। टोपोग्राफी, वो ढलान पे है या सरफेस पे, ढलान पे है तो किसी भी चीजों के प्रभाव में आके वो टूट सकता है। नेचुरल वेजिटेशन, वहां पेड़ पौधे हैं कि नहीं, तुमने सुना होगा कि पेड़ों के जो जड़ है वो पकड़ के रखते हैं मृदा को, या टूटते फूटने नहीं देते, तो क्यों, तो नेचुरल वेजिटेशन अगर ज्यादा है तो हो सकता है वहां पे वेदरिंग कम हो। ठीक है, तो ये सारी जो चार चीजें हैं, रॉक स्ट्रक्चर, क्लाइमेट यानी चट्टानों की संरचना, जलवायु, वहां की स्थलाकृति और वहां का प्राकृतिक वनस्पति, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं आपके वेदरिंग में। अब ये जो वेदरिंग है इसको हम लोग तीन टाइप में बांटते हैं। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है केमिकल वेदरिंग, और एक होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब क्या है ये फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। देखो फिजिकल में क्या होता है, जब एक्चुअली में फिजिकल फोर्सेस हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक पत्थर है, उसको मैंने ऐसे मुक्का मारकर तोड़ दिया, तो मैंने क्या किया, एक फिजिकल बल लगाया जिसके कारण वो टूट गया। तो किसी भी फिजिकल बल के कारण उस रॉक में फिजिकल चेंजेस आ रहे हों, उसके कारण जब वेदरिंग होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग। ये तीनों बात समझ लो। दूसरा क्या है, केमिकल वेदरिंग। अब कोई चट्टान है, मान लो कि उसमें NaCl है। NaCl क्या होता है, जो हमारे घर में नमक है ना, तो NaCl में तुमने एक दो बूंद पानी डाल दिया तो वो क्या होगा, पानी में घुल गया और वो टूट गया, वहां से वेदर्ड हो गया। ठीक है, मान लो एक पत्थर है जिसमें थोड़ा बहुत नमक है और बाकी आपका पत्थर बहुत कठोर पत्थर है, ग्रेनाइट है, अब उसमें पानी पड़ा तो ग्रेनाइट वहीं रह जाएगा, लेकिन जो वहां पे उसमें आपका सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं या फिर सॉल्ट पार्टिकल्स है वो पानी में घुल जाएंगे। तो इस घुलने के कारण क्या हुआ, NaCl का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, वो घुल गया आपस में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस तरह से अगर आप देखोगे तो जब केमिकल प्रोसेस हो, कोई एसिड उसको गला दे, ठीक है, पत्थर के ऊपर कोई एसिड पड़ा वो पिघल गया यानी उसमें डिजोल्व हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल वेदरिंग। और बायोलॉजिकल क्या है, किसी जीव जंतु के द्वारा, जैसे मान लो कि पत्थर और इसके अंदर अर्थवॉर्म घुस के इसको तोड़ ताड़ दे, देखा होगा ना आपने कभी ऐसे मिट्टी वाले जगहों पे तो अर्थवॉर्म या छोटे छोटे कीड़े ऐसे तोड़ तोड़ के रखते हैं, या फिर कई बार चींटी भी जब अपना होल बनाती है तो वो तोड़ देती है, वहीं पे मिट्टी ऐसे बाहर निकल जाता है। तो किसी जीव जंतु के द्वारा अगर उस रॉक को तोड़ा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, इतना समझ में आया, फिजिकल वेदरिंग क्या है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ये समझ में आया, समझ में क्या है, एकदम क्लियर है। अब देखो ये जो हमारा फिजिकल केमिकल वेदरिंग है इसके अलग अलग टाइप हैं, उस टाइप को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब तुम एक चीज यहां पे याद रखना, फिजिकल वेदरिंग तो मैंने अभी क्या बताया था, बाहरी बलों के कारण होता है ना, अभी मैंने कहा एक्चुअल में वो टूटता है, 2 टुकड़े 3 टुकड़े हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग को समझने के लिए तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा, कोल्ड एंड हॉट का किसी चीज पे क्या प्रभाव पड़ता है।
कोई चीज अगर ठंडा हो या कोई चीज गर्म हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने पहले भी शायद किसी क्लास में पढ़ा था, आई थिंक ओरिजिन ऑफ अर्थ में, जब मैंने आपको बताया था कि कोई चीज ठंडा होता है तो क्या होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कोई चीजें गर्म होती है तो क्या होती है, उसमें एक्सपेंशन होती है। जब कोई चीज गर्म होता है तो वो फैलता है, जब कोई चीज ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है ना। कोल्ड में सिकुड़ा, हॉट में फैला। अब मान लो कोई पत्थर बार बार गर्म ठंडा हो, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो, तो खुद ही सोचो ना वो टूट जाएगा। एक स्टील का ऐसे रॉड लो एंड उसको तुम ऐसे 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 करो तो उसमें क्या हो रहा है, उसको तुम मोड़ रहे हो ना एक तरह से। उसी तरह से रॉक में क्या हो रहा है, जब वो गर्म होता है तो क्या हो रहा है, वो एक्सपेंड कर गया। जब वो ठंडा हुआ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर गर्म हुआ क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। ठंडा हुआ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। गर्म हुआ क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। तो इस प्रक्रिया का क्या होता है, पत्थर टूटता है। तो ये ध्यान रखना है कि फिजिकल वेदरिंग में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, गर्म ठंडा होना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक फिजिकल वेदरिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये समझ गए। अब चलो कुछ टाइप के जो फिजिकल वेदरिंग है वो हम लोग देख लेते हैं। तो द फर्स्ट वन जो पहला तुम्हारे पास है वो है फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन में वैसे तो यहाँ पे लिख दिया गया कि द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग, बट इसको थोड़ा विस्तृत समझेंगे, वो इसमें नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये रॉक है, मान लो ये रॉक में यहाँ पे छोटा सा गैप, ठीक है, बहुत छोटा सा गैप। अब क्या हुआ, कोई मॉइस्चर उसको मिला, मॉइस्चर मतलब जल का कण उसको प्रकृति से मिला, और ये जल का कण यहाँ पे आके ये ब्लू सा जमा हो गया। ठीक है, अब ये जल के यहाँ पे जमा हो गया। अब रात हुई, रात में क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्लाइन हो गया। तो टेम्परेचर डिक्लाइन होगा तो ये जो पानी है वो क्या होगा, बर्फ में बन जाएगा, आइस में बनेगा ना। अब जैसे ही ये आइस बनेगा तो ये एक्सपेंड होगा। क्यों एक्सपेंड होगा, क्योंकि वाटर जब आइस के फॉर्म में जाता है तो वो एक्सपेंड होता है। वैसे भी जब कोई चीज ठंडी होती है तो एक्सपेंड होती है। आपको याद है कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक कटोरी लेना, उसको ऊपर तक पानी से भर देना एंड उसको अपने फ्रीजर में डाल देना जमने के लिए। जब वो जम जाए सुबह तो बाहर निकालो, देखना तुमने इस लेवल तक उसको जमाया था, लेकिन जब वो जमा है तो वो ऐसे बाहर तक फैला हुआ है ना। ये नोटिस किया आपने, किया होगा। तो जब इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे पानी था, ये पानी क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। जैसे ये पानी एक्सपेंड हुआ तो ये रॉक के अंदर तो जगह बनाएगा ना भाई। एक्सपेंड कहाँ होगा, रॉक के अंदर, उसको रॉक को धकेलेगा। और जैसे अगर यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, अगर यहाँ पे हार्ड रॉक है, ग्रेनाइट हो, तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये सॉफ्ट रॉक तो क्या होगा, ये रॉक भी एक्सपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर था वो आइस में बदला, आइस एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड होने का क्या होता है, बल लगा ना उसके चारों तरफ, तो उसके चारों ओर बल लगने पे क्या हुआ, वो जो रॉक था आपका वो टूटा। तो उस तरह से जब भी टूटेगा तो उसको हम लोग फ्रॉस्ट एक्शन कहते हैं। ये लाइन को इग्नोर कर देना। हीटिंग एंड कूलिंग तो हो रहा है, लेकिन फ्रॉस्ट एक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली पानी बर्फ में जम रहा है और उसके जमने के कारण वो पानी का मॉलिक्यूल एक्सपेंड होता है। वो एक्सपेंड होता हुआ वाटर मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग जो रॉक है उस पर बल लगाता है और उसके कारण रॉक टूटता है, और उस टूटने के कारण हमें फ्रॉस्ट एक्शन के कारण फिजिकल वेदरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, समझे, समझ में आया। चलें आगे। आगे है हमारी क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि गर्म क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये बेसिकली फ्रॉस्ट एक्शन, बताओ कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा, कैसे क्षेत्र में पाया जाएगा, जहां पे कोल्ड ज्यादा है। वहीं क्रिस्टलाइजेशन कहां पे पाया जाएगा, जहां पे हीट ज्यादा है। होता है क्या है क्रिस्टलाइजेशन में, मान लो एक रॉक और ये कैसा है, ये पोरस है, ये अपने अंदर वाटर को समा सकता है। तो इसको थोड़ा भी मॉइस्चर मिला एरिड क्षेत्र में, ये वाटर इसके अंदर पहुंच गया और ये थोड़ा एक्सपेंड हो गया। अब इसको मिला धूप, ये एरिड क्षेत्र है, इसको मिला धूप, धूप मिला तो ये सारा पानी क्या हुआ, इवेपोरेट होकर बाहर उड़ गया। जैसे ही पानी इवेपोरेट हुआ तो जो ये रॉक स्वेल हुआ था आपका, ये टूट गया। समझे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये रॉक है, इसने पानी को सोख लिया। ठीक है, चलो ये रॉक है, इसने से पानी को सोख लिया। सोखने के कारण क्या हुआ, ये ऐसे थोड़ा एक्सपेंड हो गया। अब क्या हुआ, दिन में मिला इसको धूप, बहुत तेज धूप, धूप का प्रभाव से पानी क्या होता है, इवेपोरेट होकर बाहर उड़ गया। इवेपोरेट जैसे ही हुआ क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंडेड है और अंदर से कोई चीज निकाल दो। ठीक है, जैसे गुब्बारा है, अंदर गुब्बारा को फुला दो उसको, ठीक है, और उसमें से ऐसे पिन मार दो, सारी हवा निकाल दो, तो क्या होता है, पिचक जाता है, टूट जाता है, एक तरह से देखा जाए तो, या फट जाता है। तो वही यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इसमें से हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर गए, हीट अप हो गया, ये टूट गया।
तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन के कारण फिजिकल वेदरिंग। ओके, अगला आओ, समझ में आया? वाटर के कारण स्वेलअप हो गया, स्वेलअप होने के बाद वो हीटअप हुआ, हीट होने के कारण वो क्रिस्टल्स क्या हुए, वो टूट गए। तो वो क्रिस्टलाइजेशन के कारण हमारा क्या हो रहा है, हमारा फिजिकल वेदरिंग देखने को मिल रहा है। अगला है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि देखो, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ऐसे अलग अलग लेयर्स हमारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्स रॉक के वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब डायगोनल चेंज ऑफ हीट होता है, मतलब दैनिक परिवर्तन किसमें, हमारे तापमान में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहां से जुड़े हैं, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये यहां से जुड़ा है, यहां से जुड़ा है, यहां से जुड़ा है। अब क्या हुआ, दिन में क्या हुआ, इसके ऊपर गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ने से क्या होगा, ये एक्सपेंड होंगे, तो इसके बीच का जो गैप है वो बहुत क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। ठीक है, इसके बीच का जो गैप है वो बहुत कम रहेगा। क्यों? क्योंकि रॉक एक्सपेंड हुआ है। क्यों एक्सपेंड हुआ है? क्योंकि दिन में धूप मिली उसको। अब रात को क्या हुआ, ठंडक आई। ठीक है, ठंडा हुआ, जैसे ही ठंडा हुआ ये रॉक कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये रॉक कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसके बीच में क्या हो गया, ये गैप जो था वो बढ़ गया। जैसे ही गैप बढ़ा तो ये ब्लॉक आपस में एक दूसरे से अलग हो गए। तो इस ब्लॉक का, बहुत बड़े ब्लॉक के टुकड़े का दूसरे से अलग हो जाना, किसके प्रभाव में, जॉइंट्स पे से, जहां से ये जुड़े हैं वहां से अलग हो जाना, किसके प्रभाव में, जो दैनिक परिवर्तन आ रहा है हमारे तापमान का, उसके प्रभाव में जब इस तरह की प्रक्रिया हो, इसको कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आया आप सभी को कि ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? अब ब्लॉक इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन जैसा है ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, पूरा ब्लॉक टूटता है। ग्रेनुअल में क्या होता है, इस रॉक के अंदर से जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं वो दैनिक तापमान परिवर्तन के कारण टूटते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन। व्हेन लार्ज रॉक मास अलग हो ज्वाइंट पर से धूप के प्रभाव में, तो उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक। जब उस रॉक के छोटे छोटे भाग अलग हों धूप के प्रभाव में, डेट इज कॉल्ड ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन। ओके, आगे है शटरिंग। शटरिंग क्या है, ये रॉक है, ये रॉक का बाहरी परत है, ये गर्म हुआ ठंडा हुआ, गर्म हुआ ठंडा हुआ, एक्सपेंशन। अब बार बार नहीं बताऊंगा गर्म ठंडा में कह रहा हूं तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, बार बार ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता गया, कितने 100 सालों तक, 150 सालों तक। तो इसकी ऊपर वाली जो ये परत क्या है, टूट गई। ये जो ज्वाइंट था इसकी ऊपर वाली परत टूट गई, इसको कहते हैं शटरिंग। अगला है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन भी शटरिंग जैसा ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, प्याज को तुम छीलते हो ना, ऊपर की एक परत छिलका हटाया, फिर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, फिर चौथा परत, फिर पांचवा परत, है ना। तो बहुत सारे जब कंसेंट्रिक लेयर्स जुड़े हुए हों रॉक के, और एक एक करके ये रॉक के लेयर डायगोनल जो टेम्परेचर चेंज है उसके प्रभाव में आके टूटते जाएं, तो उसको हम लोग एक्सफोलिएशन कहते हैं। ठीक है, समझे? शटरिंग क्या है, अपर मोस्ट लेयर का टूट के अलग होना। एक्सफोलिएशन क्या है, परत दर परत एक चट्टान का टूटना, जैसे कि प्याज टूटता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि व्हेन देयर इज लेयर बाय लेयर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, तो ये क्या है, चार ऑप्शन दे देंगे, ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन, शटरिंग या फिर अनलोडिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सफोलिएशन में क्या हो रहा था, परत दर परत टूट रहे थे। शटरिंग में क्या हो रहा था, बस बाहरी परत टूटी थी। ठीक है, अगला है अनलोडिंग। अनलोडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। अनलोडिंग, मान लो कि ये पत्थर है और ये एक भार से बेचारा दबा हुआ है, बहुत बड़ा, एक छोटे पत्थर के ऊपर या फिर एक मीडियम साइज पत्थर के ऊपर मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर है। अब पत्थर उसके ऊपर तो क्या है, प्रेशर बनाया हुआ है ना, बहुत ज्यादा बल लगाया हुआ है। ठीक है, अब वो प्रेशर जैसे हटा, यानी ऊपर वाला पत्थर किसी कारण से हटा, तो नीचे वाले जो पत्थर उसको सांस लेने की जगह मिल गई, यानी कि उसका प्रेशर रिलीज हो गया। तो जैसे ही उसका प्रेशर रिलीज होगा तो वो दबा जो सच्चा था बेचारा, वो क्या हो गया, एक्सपेंड हुआ, और जैसे एक्सपेंड हुआ तो वो टूटा। तो यानी कि जो बरीड रॉक है, जो दबे हुए पत्थर हैं, उसके ऊपर वाला पत्थर जब रिलीज हो जाए, अपर प्रेशर जब उसके ऊपर रिलीज हो जाए, अभी अपर प्रेशर बहुत चीजों का हो सकता है, माउंटेन हो उसके ऊपर, कोई और बड़ा रॉक हो, या फिर कुछ और प्रक्रिया है कारण उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा हुआ है। ये प्रेशर जैसे रिलीज हो तो ये कहेगा कोई हटा, हमारे ऊपर से प्रेशर हटा, तो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने से टूटेगा। और यहीं पे जो इसका टूटना हुआ, दिस इज कॉल्ड अनलोडिंग। ठीक है,
तो ये सारी जो प्रक्रियाएं थी कौन कौन सी, फ्रॉस्ट एक्शन, वो पानी अंदर जाके जमा, एक्सपेंड हुआ, टूट गया, क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन के कारण होता है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ज्वाइंट पर से दैनिक तापमान परिवर्तन के कारण, ग्रेनुलर छोटे छोटे ग्रेन्स अलग हो जाए रॉक में से दैनिक तापमान परिवर्तन के कारण, शटरिंग रॉक का बाहरी परत अलग हो किसके कारण, तापमान में परिवर्तन के कारण। और ये एक बात ध्यान रखना कि जो शटरिंग होगा वो मूल रूप से कब होता है, जब बारिश पड़ जाए। बारिश पड़ जाए मतलब कि ये चट्टान है, ठीक है, चट्टान के ऊपर ये ऊपरी परत बहुत धूप थी, दिन में बहुत धूप है, बहुत ज्यादा धूप है, तो ये एकदम गर्म है, एकदम हीट है, एकदम कैसा है, एकदम एक्सपेंडेड है, और इसके ऊपर अचानक से ठंडा पानी आ जाए तो ये अचानक से ऊपर वाली परत टूट जाएगी। तो इसको कहते हैं हम लोग शटरिंग की प्रक्रिया, ठीक है। आगे क्या है, एक्सफोलिएशन। तो शटरिंग में याद रखना, शटरिंग में रेन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर रेन के कारण नहीं हो रहा है, दिन और रात के चेंजेस के कारण हो रहा है, तो उसमें ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन होगा। देखिए अचानक से पानी पड़ जाए गरम गरम पत्थर के ऊपर और उसके कारण जो गैदरिंग हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शटरिंग, ठीक है। चले आगे, आगे केमिकल प्रक्रियाएं हैं। केमिकल प्रक्रियाएं मतलब केमिकल वेदरिंग, जब केमिकल के प्रभाव में, ठीक है, व्हेन अंडर इंपैक्ट ऑफ केमिकल्स, केमिकल रिएक्शन के कारण कोई प्रक्रिया हो और रॉक उसी स्थान पे टूट जाए तो उसको कहते हैं हाइड्रेशन की प्रक्रिया, ठीक है, तो उसको कहते हैं केमिकल वेदरिंग। पहला है हाइड्रेशन, ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन रॉक, रॉक के अंदर मान लो कोई चीज है, मान लो जिप्सम है या कोई और है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करे और उसमें डिसइंटीग्रेशन हो तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन की प्रक्रिया। क्या समझे, हाइड्रेशन की प्रक्रिया में क्या समझ रहे हो, हाइड्रेशन में तुम लोग देख रहे हो कि जब भी वाटर का एडिशन हो इन द सब्सटेंस ऑफ दैट रॉक, रॉक में कोई ऐसी चीज है जो H2O के साथ रिएक्ट कर ले तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रेशन की प्रक्रिया, ठीक। इतना ही ध्यान रखना है, हाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन, ओके। आगे कौन सा है, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन में भी वाटर के साथ ही हो रहा होता है, ठीक, लेकिन ये बेसिकली घुल जाता है। जैसे कि मान लो सोडियम क्लोराइड है या फिर कोई और चीज है, ये वाटर में क्या होता है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, रिएक्ट नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया। जैसे सोडियम मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो केमिकल रिएक्शन एक क्रिएट करता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो पानी में घुल जाता है। तो सोल्यूशन क्या है, जब सॉलिड डिसइंटीग्रेशन, जब पानी के संपर्क में आने से वो घुल जाए, उसके मिनरल घुल जाए उसमें, तो वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है। हाइड्रेशन में लेकिन क्या है, वाटर के साथ वो रिएक्ट कर रहा है मेटल, ठीक है, सोल्यूशन हाइड्रेशन समझे। आगे क्या है, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, CO3 के साथ, ठीक है, या फिर HCO3 के साथ एडिशन हो। When there is a reaction of anything present inside the rock with carbonate or bicarbonate, the process of chemical weathering is called chemical weathering by carbonation, ठीक है। हाइड्रेशन में क्या, वाटर, कार्बोनेशन में क्या, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट्स के साथ जब वो डिसॉल्व कर जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेशन की प्रक्रिया, यानी CO2 उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक। ये ध्यान रखना कि कार्बोनेशन में कार्बोनेट्स के साथ फॉर्मेशन होता है, कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं। आगे देखिए, आगे दो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हेन रॉक के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो, ठीक है, जैसे कि जंग लग जाता है ना हमारा, तो क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होता है। तो व्हेन द रिएक्शन इज अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन मान लो कोई चीज ऑक्सीडाइज्ड है और उसको हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रख दें, यानी ऑक्सीजन का बाहर निकल गया वो, तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन, ठीक है, समझे। When the breakdown is in the presence of oxygen by the addition of oxygen, जब एक पत्थर का टूटना किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में हो, सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, और वो प्रक्रिया के कारण जब रॉक टूटे आपका तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब मान लो कोई पहले से ऑक्सीडाइज्ड चीज है एंड उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, ऐसी जगह पे डाल दे रहे हैं जहां पे एब्सेंस हो हमारा किस चीज का, ऑक्सीजन का,
तो तब जो प्रक्रिया हमको देखने को मिलेगा उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रेशन, पानी में अगर घुल ही जाए, घुल जाना, घुलनशील हो जाना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे या फिर कार्बोनेट्स का प्रेजेंस हो, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, CO3 HCO3 इनके साथ रिएक्ट करे, तो वो क्या है हमारा, कार्बोनेशन। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीजन हो ही ना और कोई ऑक्सीडाइज चीज रिएक्ट करे, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ हमारा ऑक्सीजन, तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो ये 5 क्या है हमारा, ये 5 है हमारा ऑर्गेनिक प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग, और सॉरी केमिकल प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग, यानी केमिकल वेदरिंग। ऑर्गेनिक क्या है आपका, जब भी मैंने कहा कोई कैटलिस्ट हो, कैटलिस्ट क्या हो, जैसे मान लो कि वर्म हो यहाँ पे कोई, ठीक है, या फिर लीच हो, अर्थवर्म हो, कुछ इस तरह की चीज हो, एंट हो, या फिर कोई और एनिमल हो, इन सब के प्रभाव में जब कोई रॉक में टूट फूट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्गेनिक प्रोसेसेस, ऑर्गेनिक वेदरिंग। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने अभी क्या समझा, हमने अभी समझा है ये वाला चीज, बस वेदरिंग क्या होता है। ठीक है, समझे, एकदम याद कर लोगे। फिजिकल में क्या क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, अनलोडिंग होता है, एक्सफोलिएशन होता है ना, शटरिंग होता है, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन होता है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, फ्रॉस्ट एक्शन होता है, याद है। फिजिकल में क्या क्या, फ्रॉस्ट एक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, शटरिंग, उसके बाद क्या, एक्सफोलिएशन, और क्या क्या था एक्सफोलिएशन के बाद, क्या था बताओ, अनलोडिंग। ठीक है, उस तरह से हमारा क्या आया, 5, कौन सा, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या है, पहला हाइड्रेशन, दूसरा सोल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इन प्रक्रियाओं के कारण हमारा होता है क्या, ये वेदरिंग। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इरोजन। देखो इरोजन में, अब वेदरिंग में तो देखो वहीं पड़े पड़े टूटना है, लेकिन इरोजन में क्या है, वो बहते बहते, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वहां पे हो रहा होता है। whenever there is erosion, फ्लूवियल आ गया, कोई बात नहीं। whenever there is erosion, इरोजन में क्या इन्वॉल्व होता है, टूटता उसमें भी है, जो रॉक है या फिर जो सरफेस है, टूटता उसमें भी है, लेकिन वो किसी के प्रभाव में आके टूटता है, जैसे आइस के प्रभाव में, या फिर रिवर वाटर, या फिर सी या विंड या अंडरग्राउंड, इनके प्रभाव में आके जब टूट फूट मचे रॉक में और वो एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाएं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इरोजन की प्रक्रिया। ठीक है, और जो इरोजन करवा रहा हो, जैसे आइस करवा रहा हो, या फिर रिवर वाटर करवा रहा हो, या फिर सी करवा रहा हो, विंड करवा रहा हो, अंडरग्राउंड वाटर करवा रहा हो, जो करवा रहा होता है इरोजन की प्रक्रिया, उसको हम लोग कहते हैं एजेंट ऑफ इरोजन। ठीक है, एजेंट ऑफ इरोजन का क्या मतलब हुआ, वो चीज, वो व्यक्ति जो कि एक्सोजेनिक प्रोसेस में इरोजन को इनेबल कर रहे हैं, तो ये सारे इसको एजेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए चले आगे। अब एक एक करके इन एजेंट्स को हमने पढ़ना है, आज ही कर लें या नेक्स्ट क्लास में करें। तो एक काम करते हैं, इतना आज रखते हैं, एजेंट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्यों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का माथा जो है यही करते करते खत्म हो गया है। तो आपको फिजिकल वेदरिंग के क्या क्या चीजें होती है, केमिकल वेदरिंग क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, ये सारा यहीं पे देख लेना है, आपको याद होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्लास है वो कल ही हम लोग कर लेंगे। क्या, हम लोग अपने एटलीस्ट ये जो लैंड फॉर्म है, किसका, वाटर से बना हुआ लैंड फॉर्म, और फिर उसके आगे की चीजें ये कल के क्लास में रहेगी। कल भी एक क्लास होगा, लेकिन आज हम यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का दिमाग हैंग कर गया है। इसके आगे कुछ समझाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आप अपने माथे में ये जो 5-10 प्रकार की चीजें मैंने बताई, वैसे तो कुछ बताया ही नहीं है, बस वेदरिंग के बारे में ही बताया है, वो कर लेना है आपको एकदम अच्छे से समझ के। ठीक है, और जो भी अगर डाउट हो तो कमेंट करता है, ताकि अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लें, या फिर उसके लिए एक डाउट क्लास ही अलग से रख लें।
तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। वैसे तो करवाना मुझे आज भी था आगे का रिवर लैंडफॉर्म एटलीस्ट, बट ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन समझते हुए चलेंगे। इसका नोट्स नीचे लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाके भेजिए। आप नोट्स नहीं भेजोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। दूसरी बात, पहला टेस्ट भी बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया है, दूसरा टेस्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब 2-3 लोग 10 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या फायदा, है ना। तो थोड़ा अटेम्प्ट करो, टेस्ट दो, साथ में नीचे कमेंट में बता दो चीजें, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसको आंसर दे दो और लोगों में शेयर करो। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को पैसे ना खर्च हो। ठीक है, बहुत सारे हम जैसे लोग होंगे, आप जैसे लोग होंगे, पैसे यही कंटेंट के लिए क्यों पैसे देंगे। और वही पैसे देकर कोई कह रहा होगा कि नोट्स भेजो तो तुम जरूर भेज, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब टेकन फॉर ग्रांटेड है तो तुम लोग भेजोगे नहीं। बट मेरा ये रिक्वेस्ट है कि तुम अपने लिए वो नोट्स रह जाएगा तो बाद में वो काम देगा, इसीलिए उस नोट्स को बनाओ और भेजो। हम लोग मिलेंगे कल के ही क्लास में। आज ये अपलोड होगा, कल दूसरा रिवर वाला अपलोड होगा। कल कौन सा दिन है, कल मंडे, ट्यूसडे को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपका एज इट इज जैसे थर्सडे को अपलोड होता था, थर्सडे को अपलोड होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको रिवाइज करते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए और मजे से रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।